प्लानिंग के ज्योग्राफर बचे हुए हैं। अब ये क्यों बचे हुए हैं ये आपको ऑलरेडी पता चल चुका होगा, क्योंकि हम अब की बार एक अलग तरीके से पढ़ा रहे हैं। ज्योग्राफी के जितने भी मॉडल हैं सभी एक साथ, ज्योग्राफी के जितने भी ज्योग्राफर हैं इन सभी को एक साथ। तो कल हमारी जो क्लास थी उसमें हमने थॉट को शुरू कर दिया था, लेकिन जो इसका स्टार्टिंग का पार्ट था उसमें कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया था, जिसकी वजह से उसको मैंने क्लास में ऐड नहीं किया था। तो यहाँ पर मैं एक बार उसको कवर कर लेता हूँ। देखो, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। जो ज्योग्राफिकल थॉट होता है उसकी जो शुरुआत होती है वो होती है ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति के साथ। भूगोल के लिए प्रयुक्त होने वाला, भाई हिंदी में भूगोल बोलते हैं, उसी को इंग्लिश में ज्योग्राफी बोलते हैं। अब जो भूगोल शब्द है वो ज्योग्राफी शब्द से बना हुआ है, और ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति है जो यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर हुई है। भूगोल शब्द हिंदी में बोलते हैं, इसी को इंग्लिश में ज्योग्राफी बोलते हैं। ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर हुई है, जिसमें एक है जियो और दूसरा है ग्राफो। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफो का मतलब होता है वर्णन। आप समझ गए होंगे भाई, जियो का मतलब है पृथ्वी, ग्राफो का मतलब है वर्णन। तो जियोग्राफी का मतलब क्या हो गया? पृथ्वी का वर्णन। तो दोबारा से रिपीट करो। भूगोल इंग्लिश में बोलते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति हुई है यूनानी भाषा के दो शब्द जियो और ग्राफो से। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफो का मतलब होता है वर्णन करना, मतलब पृथ्वी का वर्णन करना। अब हम सबसे पहले बात करते हैं ग्रीक या यूनानी भूगोलवेताओं के बारे में। 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक का काल यूनान का श्रवण काल कहलाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है प्यारे साथियों ये वाली, कि 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक का जो समय है उसको हम यूनान का श्रवण काल बोलते हैं। भूगोल के नामकरण एवं उसको प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का जो श्रेय है वो यूनानियों को दिया जाता है। भूगोल का नामकरण, भाई भूगोल का नामकरण का मतलब है, भाई जो ज्योग्राफी शब्द है वो यूनानी भाषा की जियो और ग्राफो से मिलकर बनी हुई है। तो ज्योग्राफी का नामकरण यूनानियों ने किया। तो ज्योग्राफी का नामकरण का श्रेय किसको जाता है? यूनानियों को जाता है। प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय भी किसको जाता है? यूनानियों को जाता है। अब हम बात करते हैं भाई यूनानियों के कौन कौन से योगदान थे। भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, खगोल विद्या और गणितीय भूगोल, इसमें यूनानियों का बहुत बड़ा योगदान था। और अब हम बात करते हैं होमर के बारे में। होमर कौन थे, कहाँ से थे, किस तरीके से थे? तो होमर के बारे में बात करते हैं प्यारे साथियों। 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास होमर स्कूल की स्थापना हुई थी। होमर स्कूल की स्थापना कौन से यूनानियों से विद्वानों से संबंधित है? होमर स्कूल का संबंध किससे है? भाई यहाँ से क्वेश्चन बनेगा बहुत डीपली, जैसे जर्मन स्कूल लिख देगा, होमर स्कूल लिख देगा, इसी तरीके से 4 स्कूल लिख देगा, सामने लिख देगा जर्मन भूगोलवेता, यूनानी या ग्रीक भूगोलवेता, अमेरिकन भूगोलवेता, फ्रांसीसी भूगोलवेता, और इनको आपस में मिलान करवाएगा। क्रॉस मैचिंग का क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। तो आप इसको ठीक कब कर पाओगे? जब आपको पता होगा कि होमर स्कूल का संबंध किन से था? ग्रीक ज्योग्राफर से था, यूनानी भूगोलवेताओं से था। तो यह बात आपको बहुत ही सही ढंग से ध्यान में रखना है। होमर स्कूल के विद्वान पृथ्वी को चपटी, वर्ताकार और एक विशाल सरिता से घिरी हुई मानते थे। जो होमर स्कूल के जो भी कैंडिडेट थे जिनका संबंध होमर स्कूल से था, उन सभी का मानना था कि भाई पृथ्वी वर्ताकार है, चपटी है, और इसके अलावा वो एक विशाल सरिता से घिरी हुई है। अब वर्ताकार, वर्त के आकार की, इसके अलावा प्यारे साथियों चपटी का मतलब क्या होता है? चपटी का मतलब होता है, देखो दो होती हैं, जिसकी मोटाई ज़्यादा होती है उसको हम चपटी नहीं कह सकते, लेकिन जो कम मोटी होती है ना उसको हम चपटी कह देते हैं, ठीक है ना। एक तो फूली हुई पूड़ी, पूड़ी खाते हो ना आप, एक फूली हुई पूड़ी और एक बिना फूली हुई पूड़ी। तो जो बिना फूली हुई पूड़ी होती है उसको हम चपटी पूड़ी बोल देते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से ध्यान रखना, गोलाकार और वर्ताकार दोनों में भी अंतर होता है। होमर की मान्यता थी कि पृथ्वी का आकार गोल है और वह चारों ओर से सागर सरिताओं के द्वारा घिरी हुई है। होमर की किताब का नाम था इलियड ओडिसी। अब मैं इसको याद करने का एक तरीका बता देता हूँ। इलियड और ओडिसी दो किताबों का नाम है, लेकिन आप ऐसे याद करो इलियड ओडिसी।
दो अलग अलग किताबें हैं, इलियड अलग किताब का नाम है, ओडिसी अलग किताब का नाम है, लेकिन आप याद करो एक साथ इलियड ओडिसी, जैसे कि कोई एक ही किताब हो। तो इलियड ओडिसी किताब किसकी है? होमर महोदय की है। इलियड किसकी है? होमर की है। ओडिसी किसकी है? होमर की है। होमर के अनुसार हवाओं की 4 दिशाएं होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है प्यारे साथियों, होमर महोदय ने हवाओं की 4 दिशाएं बताई। अब ये है होमर महोदय की 4 दिशाएं। पहली हवाएं, होमर महोदय के अनुसार हवाओं की 4 दिशाएं हैं, एक उत्तर की ओर, एक दक्षिण की ओर, एक पूर्व की ओर और एक पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर, पूर्व की ओर, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर। अब मैं इसको समझाता हूँ। आप थोड़ा थोड़ा पता होगा आपको, इतना ज्योग्राफी के स्टूडेंट है। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध में महासागरीय भाग की अधिकता है, उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग की अधिकता है। ओवरऑल यदि हम टेम्परेचर की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में इस जलीय भाग की अधिकता है, जबकि उत्तरी भाग में स्थलीय भाग की अधिकता है। तो ओवरऑल टेम्परेचर क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध का टेम्परेचर तुलनात्मक रूप से कम होगा, दक्षिणी गोलार्ध का टेम्परेचर तुलनात्मक रूप से ज़्यादा होगा। दक्षिणी गोलार्ध में महासागरों की अधिकता की वजह से टेम्परेचर क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा होगा। उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भागों की अधिकता की वजह से टेम्परेचर क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में कम होगा। अब ये ऐसा क्यों होता है, ये मैं आपको आगे क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ाऊंगा। समुद्रों का समकारी प्रभाव, जब हम महासागरों का, समुद्रों का समकारी प्रभाव पढ़ेंगे वहाँ पर आपको समझ में आएगा। तो ये तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि भाई उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग अधिक है, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर कम है, मतलब ठंडी हवाएं बहती हैं। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में महासागरीय भाग की अधिकता है, इसलिए यहाँ पर क्या बहते हैं? गर्म हवाएं बहती हैं। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध की हवाएं उत्तर की ओर चलेंगी, दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं दक्षिण की ओर चलेंगी। उत्तरी गोलार्ध की हवाएं ठंडी होंगी, तेज होगी, दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं गर्म होंगी। गर्म ऐसे थोड़े ना बिल्कुल गर्म, नमी युक्त होंगी। और कैसी होंगी प्यारे साथियों? तीव्र होंगी। अब ध्यान रखना, नमी युक्त होना, ठंडी होना, ये भी मैं समझा देता हूँ, ये भी एक आपके दिमाग में कन्फ्यूजन बनेगा। दक्षिणी गोलार्ध में महासागरीय भागों की बहुत ज़्यादा अधिकता है, आपको भी पता है। अब एक शुष्क हवा होती है और एक नमी युक्त हवा होती है। नमी युक्त हवा कौन सी होगी? जो जलीय भाग से बहती है। शुष्क हवा कौन सी होगी? जो ऐसे भाग से बहती है जहाँ पर जल की मात्रा बिल्कुल न्यूनतम है, जहाँ पर आर्द्रता बिल्कुल न्यूनतम है। अब यदि मैं उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध की बात करूँ तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या है? महासागरों का ज़्यादा विस्तार है, इसलिए वहाँ पर जो भी हवाएं बहेंगी उनमें आर्द्रता की या नमी की मात्रा ज़्यादा होगी। उत्तरी गोलार्ध में हवाओं की मात्रा क्या है प्यारे साथियों? जल की मात्रा क्या है? दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में बहुत कम है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में तो स्थलीय भाग की अधिकता है। तो इसलिए उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं बहेंगी वो कैसी होंगी? कम नमी वाली होंगी, कह सकते हैं अब शुष्क होंगी। तो दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं कैसी होंगी प्यारे साथियों? नमी युक्त होंगी, उनमें आर्द्रता की मात्रा, नमी की मात्रा ज़्यादा होगी। उत्तरी गोलार्ध की हवाएं स्थलीय भाग की अधिकता की वजह से क्या होंगी? ठंडी होंगी। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। उत्तरी गोलार्ध की हवा भी तेज चलेगी, दक्षिणी गोलार्ध की हवा भी तेज चलेगी। तो हवाओं का तेज चलना कॉमन है। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं ठंडी चलेंगी क्योंकि स्थलीय भाग की अधिकता है। दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं नमी युक्त होंगी क्योंकि सागरीय भाग की अधिकता है, जलीय भाग की अधिकता है। ये समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं पश्चिम की ओर। भाई आपके पश्चिम में क्या है? भारत की बात करो, भारत के पश्चिम में क्या है? रेगिस्तान है। पूरे विश्व के मैप में देखो आप, भाई पश्चिमी एशिया में क्या है? मरुस्थल है। तो पश्चिम में क्या है? मरुस्थल है। पश्चिम में क्या है? मरुस्थल है। जहाँ पर मरुस्थल होगा वहाँ पर क्या होगा प्यारे साथियों? तूफानी हवाएं चलेंगी। क्या चलेंगी? तूफानी हवाएं चलेंगी। तो पश्चिम में जो हवाएं चलती है वो कैसी चलती हैं? तूफानी हवाओं के रूप में चलती हैं। रेगिस्तान है, तूफानी हवाएं चलेंगी। पूर्व में क्या होगा? धीमी गति से गर्म हवाएं चलेंगी। अब पूर्व में क्या है? भारत के पूर्वी भाग में क्या है? सुंदरवन डेल्टा है, बहुत सारे वन ही वन हैं, पहाड़ियाँ हैं छोटी छोटी, तो हवाएं बहुत तेज गति से नहीं चल पाएंगी। मैं ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ आपको, ये ऑथेंटिक बातें हैं, लेकिन याद करने का तरीका है ये कि भाई पश्चिमी भाग में रेगिस्तान का ज़्यादा विस्तार, इसलिए यहाँ पर रेतीली हवाएं चल रही हैं। भारत के पूर्वी भाग में क्या है? छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, जंगल बहुत ज़्यादा है,
इसलिए पूरी दुनिया से कंपेयर कर रहे हैं उसको। इसलिए क्या होंगी ये हवाएं मंद गति से चलेंगी, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हवाओं की गति कम हो जाती है। उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग की अधिकता की वजह से ठंडी चलेंगी, दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग की अधिकता की वजह से नमी युक्त होंगी, तेज होंगी। अब इन पवनों का नाम याद करवाता हूं मैं आपको। उत्तर में क्या है, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, ये 4 शब्द हैं। उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। अब इन चारों शब्दों में बताओ भाई रे कौन से शब्द में है? उत्तर में है, तो यहाँ पर बोरेस में भी रे है, ये रे, तो उत्तर का रे बोरेस के रे के साथ मिल गया, उत्तर का रे बोरेस के रे, उत्तर बोरेस, उत्तर बोरेस, उत्तर बोरेस, उत्तर बोरेस, दोनों में रे कॉमन है। उसके बाद होरुस पूर्व, दोनों में ऊ की मात्रा कॉमन है। क्या है? दोनों में ऊ की मात्रा कॉमन है। होरस पूर्व, दोनों में ऊ की मात्रा कॉमन है। भाई यहाँ पर दोनों में रे कॉमन है, यहाँ पर दोनों में दिशा में और पवन में ऊ की मात्रा कॉमन है। पश्चिमी जेफ्रस, पैफ है, पैफ है, पैफ है, पैफ है, पैफ है, जेफ्रस फे, पश्चिमी पे, जेफ्रस फे, फे, जेफ्रस फे, पश्चिमी पे, पैफ है, पैफ है, यहाँ पर क्या पैफ है, जेफ्रस में फे, पश्चिमी में पे है। अब बचिए नोटस दक्षिणी, ठीक है। तो बोरेस उत्तरी, बोरेस उत्तर, दोनों में रे कॉमन, होरुस पूर्वी, दोनों में ऊ कॉमन, जेफ्रस पश्चिमी, दोनों में पैफ है, कॉमन ही चल रहा है ना सीक्वेंस वाइज, नोटस दक्षिण में, ठीक है। तो ये तो आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा, ये मेरा खुद का बनाया हुआ तरीका है। आप तरीके से याद करोगे तो ही आप कंफ्यूज नहीं होंगे, अदरवाइज आप कंफ्यूज होंगे, क्योंकि यहाँ से मैचिंग का क्वेश्चन बनेगा, मिलान वाला क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद हम थेल्स बौद्ध के बारे में भी पढ़ लेते हैं। थेल्स को यूनान का पहला चिंतक तथा दार्शनिक माना जाता है। थेल्स मौर्य को यूनान का पहला चिंतक और दार्शनिक माना जाता है। इन्होंने आयोनियन दर्शन की स्थापना की, इसलिए इनको आयोनियन दर्शन का पिता भी कहा जाता है। इन्होंने भूगोल शब्द का प्रयोग किए बिना ही सबसे पहले भूगोल पर स्पष्ट विचार रखे थे। भाई जो थेल्स मौर्य था ना, ये पहला ऐसा विद्वान था, इन्होंने बिना ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति की, ज्योग्राफी के ऊपर अपने विचार रख दिए थे। भाई थेल्स मौर्य एक ऐसा विद्वान था जिन्होंने उस टाइम ज्योग्राफी के ऊपर अपने स्पष्ट विचार रखे थे, जब ज्योग्राफी शब्द भी नहीं आया था, ज्योग्राफी शब्द नहीं आया था, लेकिन इन्होंने ज्योग्राफी के ऊपर बिल्कुल स्पष्ट तरीके के विचार रख दिए थे। तो ये पहला विद्वान था इस तरीके का। ज्यामिति के बहुत सारे प्रमेयों की रचना की थी थेल्स मौर्य ने। प्रथम विद्वान था जिसने पृथ्वी को मापने और पृथ्वी के तल पर स्थानों को अंकित करने का प्रयास किया था। थेल्स मौर्य एक पहला ऐसा विद्वान था जिसने पृथ्वी को नापने का, पृथ्वी के तल पर जो स्थान है उनको अंकित करने का प्रयास किया था। उसने पृथ्वी को पानी में तैरती हुई तस्वीर के रूप में माना। थेल्स ने गणितीय भूगोल के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। उसने भूमापन के तरीकों को सबसे पहले विकसित करने का प्रयास किया। मिस्र की यात्रा के दौरान थेल्स ने कोण, आधार रेखा, क्षेत्रफल की गणना करने के तरीकों का ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है। अब भाई लोगों आपको पता होगा मिस्र की यात्रा किसने की, कल मैं पढ़ा चुका हूँ। नील नदी की यात्रा किसने की, नील नदी का डेल्टा कहाँ की मिट्टी से बना हुआ है, किस टाइप की मिट्टी से बना हुआ है, ये बताना है आप सभी को। नील नदी की दिशा, भाई नील नदी पूर्व की ओर बहती है, किसने बताया? ये नील नदी से संबंधित क्वेश्चन है जो ज्योग्राफिकल थॉट के साथ जुड़े हैं, जो मैं कल पढ़ा चुका हूं आपको। गणितीय भूगोल के पिता किसे कहा जाता है? थेल्स और एनेक्सिमेंडर को। तो मिस्र की यात्रा के दौरान थेल्स ने कोण, आधार रेखा तथा क्षेत्रफल की गणना करने के तरीकों का ज्ञान किया। तो ये था प्यारे साथियों थेल्स मौर्य तक। उसके बाद एनेक्सिमेंडर, इनको हम एनेक्सिमेंडर को, इसके अलावा पाइथागोरस को, हिकेटियस को, इन सभी को हम कल वाली क्लास में पढ़ चुके थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं पोलिबियस मौर्य के बारे में। पोलिबियस ने भौतिक भूगोल में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसने नदियों द्वारा अपर्दन की क्रिया का अध्ययन किया तथा बताया कि किस प्रकार नदियां अपनी घाटियों का विकास करती हैं, जो कि मैं आपको ऑलरेडी कल पढ़ा चुका हूं। अब हम बात करते हैं हिप्पार्कस मौर्य के बारे में कि हिप्पार्कस कौन थे।
इरेटोस्थनीज के बाद सिकंदरिया के पुस्तकालय का अध्यक्ष कौन बना? हिप्पार्कस मौर्य बना। ध्यान से सुनना प्यारे साथियों, इरेटोस्थनीज ने इस्तीफा दे दिया। भाई प्यारे साथियों ध्यान रखना, सिकंदरिया के पुस्तकालय का अध्यक्ष कौन बना? पहले इरेटोस्थनीज बन गया। इरेटोस्थनीज मौर्य ने बोला कि यार अब मैं अध्यक्ष पद पर नहीं रहूँगा, मैं अपनी जगह हिप्पार्कस मौर्य को बना देता हूँ। तो इरेटोस्थनीज के बाद सिकंदरिया विश्वविद्यालय का अध्यक्ष कौन बना? हिप्पार्कस मौर्य। इन्होंने विषुवत रेखा की खोज की तथा वर्ष की गणना की। हिप्पार्कस मौर्य ने दो काम किए, पहला विषुवत रेखा की खोज की, दूसरा वर्ष की गणना की। हिप्पार्कस के अनुसार भूमध्य रेखा एक वृत्तवर्त है जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। हिप्पार्कस मौर्य ने बताया था कि भाई जो विषुवत रेखा ना एक वृत्तवर्त है जो पूरे ग्लोब को दो भागों में विभाजित करती है। इन्होंने विषुवत रेखा एवं देशांतर रेखाओं को भी वृत्तवर्त बताया था। हिप्पार्कस मौर्य ने विषुवत रेखा को और देशांतर रेखाओं को वृत्तवर्त बताया था। वृत्तवर्त क्या होता है प्यारे साथियों? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से 7 गोल हैं। तो बताओ इसमें वृत्तवर्त कौन सा है? इसमें वृत्तवर्त है ये जो सबसे बड़ा वर्त है। तो विषुवत रेखा होती है जो सबसे बड़ा वृत्त होता है जिसको वृत्तवर्त बोलते हैं। तो विषुवत रेखा को वृत्तवर्त और देशांतर रेखाओं को वृत्तवर्त किसने बताया? हिप्पार्कस मौर्य ने। इन्होंने अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं का जाल तैयार किया था। अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो जाल है कि भाई देशांतर रेखाएं इस तरीके से फैली हुई हैं, अक्षांश रेखाएं इस तरीके से फैली हुई हैं, ये जाल किसने बनाया? हिप्पार्कस मौर्य ने। अक्षांश एवं देशांतरों के आधार पर विश्व को क्लाइमाटा अक्षांश पेटियों में विभाजित किसने किया? हिप्पार्कस मौर्य ने। अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के आधार पर विश्व को क्लाइमाटा में विभाजित करने का काम किसने किया? हिप्पार्कस मौर्य ने। अक्षांश की पेटियों का निर्धारण किसने किया? हिप्पार्कस मौर्य ने। अक्षांश देशांतरों के आधार पर अक्षांश पेटियों का निर्धारण किसने किया? हिप्पार्कस ने। लेकिन यहाँ से सबसे मेनली क्वेश्चन बनेगा, विश्व को क्लाइमाटा में किसने विभाजित किया? हिप्पार्कस मौर्य ने। आगे बात करते हैं, अक्षांश देशांतर रेखा जाल के आधार पर ज्ञात विश्व को 11 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया। हिप्पार्कस मौर्य ने ज्ञात अक्षांश और देशांतर रेखाओं के आधार पर विश्व को कुल 11 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया। अक्षांश देशांतर रेखाओं के जाल के आधार पर हिप्पार्कस मौर्य ने पूरे विश्व को टोटल 11 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया। यह प्रथम विद्वान था जिसने असीरियन गणित के आधार पर वृत्त को 360 डिग्रियों में विभाजित किया था। हिप्पार्कस मौर्य था जो पहला विद्वान था जिसने असीरियन गणित के आधार पर वृत्त को टोटल 360 डिग्रियों में विभाजित किया था। अक्षांश एवं देशांतर निश्चित करने के लिए इन्होंने एक एस्ट्रालोब नामक यंत्र का आविष्कार किया जो नोमोन की तुलना में अधिक उपयोगी था। अब आ गया होगा आपके दिमाग में कि फिर से मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा कि नोमोन नामक यंत्र क्या काम करता था, इसकी खोज किसने की थी? भाई नोमोन के आविष्कारक कौन है, खोजकर्ता कौन है, इसका उपयोग क्या था? एस्ट्रालोब का काम क्या है? एस्ट्रालोब क्या काम आता है? एस्ट्रालोब के उपयोग क्या है? एस्ट्रालोब के आविष्कारक कौन है? ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है प्यारे साथियों कि एस्ट्रोलेब के आविष्कारक कौन है, नोमोन के आविष्कारक कौन है, एस्ट्रोलेब और नोमेन का उपयोग क्या है, ये दोनों बातें आपको सही ढंग से याद रखनी है। हिप्पार्कस ने 850 सितारों की नाम की एक सूची तैयार की थी। सबसे महत्वपूर्ण बात है प्यारे साथियों हिप्पार्कस की, यदि आप अब तक के हिप्पार्कस के क्वेश्चनों की बात करें ना कि हिप्पार्कस के टॉपिक से अब तक कितने क्वेश्चन बन चुके हैं, तो उसमें से 80% क्वेश्चन है ना वो इसी लाइन से बने हुए हैं कि हिप्पार्कस ने ज्ञात 850 सितारों के नाम की सूची तैयार की थी। हिप्पार्कस ने त्रिविमीय मंडल को द्विविमीय मंडल में परिवर्तित किया था। हिप्पार्कस मौर्य ने त्रिविमीय मंडल को द्विविमीय मंडल में परिवर्तित किया था तथा 2 प्रकार के प्रक्षेप बनाने की योजना प्रस्तुत की थी।
हिप्पार्कस ने त्रिविमीय मंडल को द्विविमीय मंडल में परिवर्तित किया और 2 प्रकार के प्रक्षेप बनाने की योजना तैयार की। 3 विमीय गोलाभ पृथ्वी को और 2 विमीय तल पर बदलने को का श्रेय भी हिप्पार्कस को ही दिया जाता है। ध्यान से सुनना प्यारे साथियों, 3 विमीय गोलाभ पृथ्वी को 2 विमीय तल पर बदलने का श्रेय भी किसको दिया जाता है? हिप्पार्कस महोदय को दिया जाता है। रिपीट कर रहे हैं, 3 विमीय गोलाभ पृथ्वी को 2 विमीय तल पर बदलने का श्रेय भी हिप्पार्कस को दिया जाता है। पृथ्वी के वक्राकार तल को सपाट तल पर दर्शाने का श्रेय भी हिप्पार्कस को दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने मानचित्र प्रक्षेप का आविष्कार किया था। पृथ्वी के वक्राकार तल को सपाट तल पर दर्शाने का श्रेय भी हिप्पार्कस को दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने मानचित्र प्रक्षेप का आविष्कार किया था। हिप्पार्कस ने स्टीरियोग्राफिक और ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेपों के बारे में यूनानियों को सबसे पहले बताया था। हिप्पार्कस ने प्यारे साथियों स्टीरियोग्राफिक और ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेपों के बारे में सबसे पहले यूनानियों को बताया था। स्टीरियोग्राफिक और ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेपों के बारे में सबसे पहले यूनानियों को किसने बताया था? हिप्पार्कस महोदय ने बताया था। उसके बाद हम पोसिडोनियस के बारे में बात कर लेते हैं। पोसिडोनियस की किताब का नाम है द ओशियन। सागरीय विज्ञान का विशेषज्ञ माना जाता है, सागरीय विज्ञान का पिता कहा जाता है इनको। द ओशियन इनकी किताब का नाम है। तो भाई यहाँ तो आप कंफ्यूज होंगे नहीं, द ओशियन या सागर। ओशियन को सागर बोलते हैं ना, तो सागरीय विज्ञान का विशेषज्ञ, सागरीय विज्ञान का पिता, सागरीय विज्ञान का जनक या द ओशियन किताब, ये सब पोसिडोनियस महोदय से संबंधित है। पोसिडोनियस ने सबसे पहले बताया कि नए चंद्रमा के दिन जब सूर्य एवं चंद्रमा एक सिद्ध में होते हैं तो लघु ज्वार होता है। भाई ये बात भी सबसे पहले पोसिडोनियस महोदय ने बताई थी कि नए चंद्रमा न्यू मून के दिन जब सूर्य एवं चंद्रमा एक सिद्ध में होते हैं तो लघु ज्वार आता है। पूर्ण चंद्रमा के दिन आने वाले ज्वार को दीर्घ ज्वार कहते हैं। भाई पूर्ण चंद्रमा के दिन जो ज्वार आता है उसे दीर्घ ज्वार कहते हैं। ये भी किसने बताया था? पोसिडोनियस ने बताया था। पोसिडोनियस ने सबसे पहले माना कि ज्वार भाटे का सूर्य और चंद्रमा के साथ सीधा संबंध होता है। ठीक है, यह बात आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है प्यारे साथियों कि पोसिडोनियस ने बताया था सबसे पहले कि चंद्रमा का और सूर्य का ज्वार भाटे के साथ बिल्कुल सीधा संबंध होता है। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों, पोसिडोनियस महोदय ने बताया था कि ज्वार भाटा का सूर्य चंद्रमा के साथ बिल्कुल डायरेक्टली संबंध होता है, बिल्कुल सीधा संबंध होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा कि ज्वार भाटे का सूर्य चंद्रमा के साथ बिल्कुल सीधा संबंध होता है। ये किसने बताया? पोसिडोनियस महोदय ने बताया। महासागरों की गहराई ज्ञात करने का सबसे पहला प्रयास किसने किया? पोसिडोनियस महोदय ने किया था। महासागरों की गहराई को ज्ञात करने का प्रयास पोसिडोनियस ने किया था। भौतिक भूगोल को तर्क संगत ढंग से विकसित करने के कारण भौतिक भूगोल का पिता किसको कहा जाता है? पोसिडोनियस को कहा जाता है। भूगोल को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करने के कारण किसको भूगोल का पिता कहते हैं? ये मैं आपसे क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूँ कि भूगोल का उन्होंने व्यवस्थित तरीके से क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया, जिसकी वजह से उनको भूगोल का पिता कह दिया गया। तो वो कौन थे बताओ? भौतिक भूगोल को तर्क संगत ढंग से विकसित करने के कारण पोसिडोनियस को भौतिक भूगोल का पिता कहा जाता है। अब ये हैं यूनानियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जिनको हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।